जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी का रिवीजन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसका कहानी का जो फैक्ट है, क्या इसकी कहानी है, क्या इसका सारांश है, वो देखेंगे। दोस्तों, इसमें एक मातादीन है जो कि इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है। ठीक, मातादीन कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे एमडी साहब के नाम से भी जानते हैं उसके विभाग में। तो किस नाम से जानते हैं? एमडी साहब के नाम से। अब एक बार क्या होता है, चांद से, कहां से? चांद, ये है चांद। ठीक, ऐसा ही होता है ना, चांद थोड़ा थोड़ा। ये है चांद, पता नहीं क्या बन गए, आप इसे चांद मान लो। ठीक, ये है चांद। अब चांद से, चांद का प्रस्ताव आया चांद की सरकार से कि आप, प्रस्ताव कहां पर आया? पृथ्वी की सरकार के पास। चांद की सरकार ने पृथ्वी की सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि आपके यहाँ रामराज हैं, आपके जैसा काम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ की पुलिस बहुत आलसी है, ऐसे बोलते हैं चांद की सरकार। हमारे यहाँ केस का अध्ययन नहीं हो पाता, अपराधी जल्दी पकड़ में नहीं आते, इस प्रकार ऐसी शिकायतें करते हैं चांद की सरकार भारत की सरकार से। तब क्या होता है, तब वहां पर किसे भेजा जाता है? पुलिस की शिक्षा के लिए इंस्पेक्टर मातादीन को भेजा जाता है। ठीक, किसे भेजा जाता है? इंस्पेक्टर मातादीन को। अब इंस्पेक्टर मातादीन को एक प्रश्न ऐसे भी बनेगा, जाता तो ये पुलिस को शिक्षित करने के लिए, लेकिन वहाँ एक वाक्य दिया दिया है कहानी में, क्यों जाता है ये? सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। चांद पर क्यों गया था इंस्पेक्टर? चांद पर क्यों गया था? सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु। प्रश्न यही से बनेगा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गया था, तो आपको उत्तर में यही लिखना है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। ठीक, अब चांद की सरकार एक यान भेजती है पृथ्वी पर। अब भारत की सरकार इसको ऑर्डर देती है इंस्पेक्टर मातादीन को कि तुम जाओ वहां पर और वहां की पुलिस को शिक्षित करके आओ। तब इंस्पेक्टर मातादीन क्या करता है कि जो चांद की सरकार ने यान भेजा था उसमें बैठने को जाता है। अब क्या भेजा है? हेलीकॉप्टर भेजा, जो भी कुछ भी भेजा होगा, और ये बन गया हेलीकॉप्टर। एक कैसा भी हेलीकॉप्टर बनाओ, हेलीकॉप्टर है, आपको हेलीकॉप्टर ही मानना है इसे। ठीक, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मानना क्या है इसे? हेलीकॉप्टर। ये बन गया हेलीकॉप्टर। ठीक, एक पंखी, एक पंखा यहाँ भी होता है हेलीकॉप्टर पे। ये बन गया हेलीकॉप्टर। ठीक, अब यहाँ पे पृथ्वी पे यान आता है चांद की सरकार का, जिसमें किसे बिठा के भेजते हैं? इंस्पेक्टर मातादीन को। अब जैसे ही ये यान के पास जाता है तो इंस्पेक्टर मातादीन क्या बोलता है? क्यों भाई, लाइसेंस है कि नहीं? तो जो यान चलाने वाला होता है वो बोलता है, जी सर है, लाइसेंस है मेरे पास। ठीक, फिर जैसे ही उड़ता है ये, बीच में जैसे अंतरिक्ष में पहुंचता है तो ऐसे बोलता है मातादीन कि भाई हॉर्न बजाता चल, यहाँ पे हॉर्न बजाता चल। तो यान चालक बोलता है, अरे साहब, लाखों मील तक, तो दूर दूर तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो हॉर्न क्यों बजाए? तो इंस्पेक्टर मातादीन बोलता है, रूल इज रूल, मैंने कहा है हॉर्न बजाता चल तो हॉर्न बजाता चल। तो बेचारा जो यान का चालक होता है वो अंतरिक्ष में हॉर्न बजाते हुए चांद पर पहुंच जाता है। ठीक, चांद पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे उतरता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? वहां की पुलिस चौकी में, कहाँ की पुलिस चौकी में? चांद की पुलिस चौकी में, चांद की पुलिस चौकी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाता है सभी पुलिस चौकी में। तो पहला काम, इसको क्रम से पूछेगा आपको, प्रश्न आ चुका है पहले भी कि इंस्पेक्टर मतुद्दीन ने क्या क्या काम किया, तो इसे क्रम से जमाओ। तो पहला काम किया था, पुलिस चौकी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी।
फिर जैसे ही वो पुलिस चौकी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवा देता है, उसके बाद में वो कहता है कि तनख्वाह का रजिस्टर लाओ, तनख्वाह का रजिस्टर लाओ, तनख्वाह कितनी है। तो वो तनख्वाह देखता है कि सबकी तनख्वाह बहुत ज्यादा हो रखी है यहाँ पर, तो तनख्वाह कम करवाता है। ठीक। दूसरे नंबर का काम क्या करता है कि वो तनख्वाह कम करवाता है। फिर तीसरे नंबर पर क्या करता है, वह एक वहां मर्डर हो जाता है चांद चांद लोक में, और उसका जो जांच है उसकी जांच कौन करता है, माता दिन करता है, एक नमूने के तौर पर कि भाई देखो मुझे, मैं इस तरह जांच करता हूं, तुम्हें भी इस तरह जांच करनी है। तो तीसरे नंबर पर क्या करता है, एक मर्डर की जांच करता है। ठीक। तो ये तीन काम है, पहले सबसे पहले तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई, दूसरे नंबर पर तनख्वाह कम करवाए, तीसरे नंबर पर एक मर्डर की जांच करता है। अब जब मर्डर की जांच करता है तो क्या करता है, एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलवा देता है इंस्पेक्टर मातादीन। तर्क देता है कि जाओ, जहां पर मर्डर हुआ था वहां किस आदमी ने, किसी के आदमी के कपड़ों पर खून हो, कहीं भी खून मिले उसको लेके आओ, इस तरह सबूत ढूंढता है। अब बेचारा जो आदमी मरा था उसको अस्पताल ले जाने वाले के ऊपर कपड़ों के ऊपर खून लग गया था। अब लोग बोलते हैं कि खून तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पे लगा हुआ है, जो उसे अस्पताल में ले गया था बचाने के लिए। अब इंस्पेक्टर मातादीन था उल्टी खोपड़ी का, उसने कहा कि उसी को पकड़ के लाओ जो इसको बचाने ले गया था, उसके कपड़ों पर खून है। सारे लोग चौंक जाते हैं, चांद की पुलिस चौंक जाती है कि ये कैसा आदमी है भाई, जो बचा रहा है उसी को पकड़ने की बोल रहा है। लेकिन मातादीन कहाँ किसी की सुनने वाला था, उसने वैसा ही किया जो उसके मन में आया। उसने उस आदमी को पकड़ने भेज दिया पुलिस को, और पुलिस उसे पकड़ लाती है। अब चांद की पुलिस कहती है कि इस भले आदमी को पकड़ के लाए, तब से बाहर जाने कौन लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस निर्दोष व्यक्ति को क्यों पकड़ लिया। तब मातादीन तर्क देता है कि जो भी आए उनसे पूछो, उनसे कह दो कि सब ऊपर से हो रहा है। फिर चांद की पुलिस बोलती है तब वो एसपी के पास जाएंगे, तो फिर मातादीन बोलता है तो फिर एसपी भी कह देगा कि सब ऊपर से हो रहा है। फिर चांद की पुलिस कहती है तब वो पुलिस मंत्री के पास जाएगा, तो मातादीन बोलता है कि पुलिस मंत्री भी बोल देगा कि सब ऊपर से हो रहा है। फिर चांद की पुलिस कहती है कि अगर मान लो वो प्रधानमंत्री के पास चला गया कोई शिकायत लेके, तो मातादीन बोलता है कि प्रधानमंत्री भी बोल देगा कि सब ऊपर से हो रहा है। ठीक। फिर बोलता है मातादीन कि जैसे प्रधानमंत्री बोलेगा कि ऊपर से हो रहा है, फिर उसके बाद भगवान के अलावा कहीं और जगह नहीं है शिकायत लेके जाने की। और जब कोई भगवान के पास चला जाता है तो वो वापस लौट के नहीं आता, इसलिए ये मुहावरा चलने दो कि सब ऊपर से हो रहा है। तो ये मुहावरा कौन सी कहानी में है, इंस्पेक्टर मतदीन चांद पर। क्या मुहावरा है, सब ऊपर से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान में रखना है कि सब ऊपर से हो रहा है मुहावरा कौन सी कहानी में है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इस प्रकार दोस्तों उस निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलवा दी जाती है, और इस प्रकार भारत की जो पुलिस की व्यवस्था है उस पर हरिशंकर परसाई जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उसकी वास्तविकता को उजागर किया है इस कहानी के माध्यम से। तो देखते हैं इस कहानी को, अब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना, आप क्लास को लाइक नहीं करते तो लाइक करना है और इस पे कमेंट करना है। ठीक। आगे देखिए, सबसे पहले बात करें कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। किसने लिखी है, हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी को लिखा है। आगे देखो, इसमें इस कहानी को पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, चांद पर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर
सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, डिपार्टमेंट में इसे एमडी साहब कहते हैं। तो माता दीन क्या बोलते हैं कि माता दीन बोलते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। तो माता दिन कैसा है, उल्टी खोपड़ी का। ठीक। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, और माता दिन कहता है कि चांद पर जीवन है, वहां हमारी तरह मनुष्य की आबादी रहती है। ठीक। माता दिन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। लेकिन माता दिन कहता है कि मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। ठीक। वहां मनुष्य जाति है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा दोस्तों यहां से कि माता दिन किस में माहिर माने जाते हैं, कि अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं। ठीक। अंधेरे पक्ष के माहिर कौन है? माता दीन। इतनी बुराई है उसमें, किसमें? माता दीन में, कि अंधेरे पक्ष के उसे कहानी में अंधेरे पक्ष का माहिर यानी अंधेरे पक्ष का उस्ताद बता दिया इस कहानी में। इतना नीच व्यक्ति है कौन? माता दीन। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए? ठीक। टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं नहीं, वे भारत की तरफ से वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। क्यों गए थे इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर? क्यों गए थे? सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। आगे देखो, चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। यानी हमारी पुलिस अपराधी को पकड़ने में देरी करती है, ठीक समय पर नहीं पकड़ती। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलवाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे, हमारी पुलिस को पाठ पढ़ाए। ठीक। आगे देखो, आगे देखिए कि गृह मंत्री ने सचिव से कहा। तो किसने कहा था? गृह मंत्री ने। किससे कहा था? सचिव से, कि किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है, चांद हमारा क्षुद्र ग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे। ठीक। यानी आईजी बहुत उच्च लेवल के आदमी है, इतने बड़े अफसर को उस क्षुद्र उस छोटे से ग्रह पर नहीं भेज सकते, वहां पर किसी इंस्पेक्टर को भेज दो। तो सचिव बोलता है किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। तो किसे भेजने की बात हुई? माता दीन को। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। तो ऐसा कौन कहता है? पुलिस मंत्री। ये कथन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किसका कथन है ये? पुलिस मंत्री का कथन है। पूरा कहानी में दे देगा, प्रश्न में दे देगा आपको कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा की दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई दे। यानी मैं जिस डिपार्टमेंट का राजा हूं, उस डिपार्टमेंट का के अंतर्गत तुम आते हो और तुमको वहां भेजा जा रहा है, तो तुम ऐसा कार्य करना वहां पर जिससे मेरा डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा हो और मेरी इमेज प्रधानमंत्री की नजरों में और भी बढ़ जाए। ठीक। ताकि अगली बार भी मुझे ही पुलिस मंत्री बनाए। इस तरह कौन कहना चाहता है? पुलिस मंत्री। आगे देखो,
एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े, यानी चांद की सरकार एक यान भेज देती है माता दिन को लेने के लिए। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। इस पंक्ति को दे देंगे कि प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौन सी कहानी से ली गई है? तो कौन सी कहानी से ली गई है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, यहां से ली गई है ये पंक्ति। ठीक, ये बहुत बहुत मोस्ट पंक्ति है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे देखो। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। किसे पुकारा? सबसे पहले नंबर पर अब्दुल गफूर को पुकारा। कौन आया सबसे पहले कहानी में हवलदार के तौर पर? अब्दुल गफूर को पुकारा, मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा और बोला, जी पेक्टसा। यानी इंस्पेक्टर को अब्दुल गफूर क्या बोलता है? इंस्पेक्टर को पेक्टसा, पेक्टसा, पेक्टसा इस तरह बोलता है अब्दुल गफूर। तो गफूर ने एड़ी मिलाकर फटकारा और बोला, जी पेक्टसा। तो मतदीन बोलता है कि तूने यान में एफआईआर रख दी? तो गफूर बोलता है, जी हाँ पेक्टसा, रख दी। आगे देखो। आगे देखो कि रोज नामचे का नमूना रख दिया? मातादीन ने बोला। फिर गफूर बोलता है कि जी पेक्टसा, रख दिया। मातादीन यान में बैठने लगे, तभी हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा। दूसरे नंबर पर किसे बुलाया? हवलदार बलभद्र को। पहले नंबर पर किसे बुलाया? मुंशी गफूर को। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्रम से, कि पहले मुंशी गफूर को बुलाया और दूसरे नंबर पर मुंशी पहले नंबर पर मुंशी अब्दुल गफूर को बुलाया, दूसरे नंबर पर बलभद्र को बुलाया, हवलदार बलभद्र को, और बुलाकर कहा कि हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। यानी पत्नी, उसकी पत्नी को क्या बोलता है? खटला। किसकी पत्नी को खटला बोलता है? बलभद्र की पत्नी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसकी पत्नी को खटला बोला? बलभद्र की पत्नी को। आगे देखो, बलभद्र ने कहा, जी पेक्टसा भेज देंगे। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पेक्टसा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा। तो बलभद्र अपनी पत्नी को खटला कहता है और गफूर अपनी पत्नी को मकान कहता है। ठीक, कौन कहता है? मकान, गफूर। गफूर कहता है कि मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा। ठीक, माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? तो यान का चालक कहता है, जी साहब है भाई, रखा है अंदर। फिर माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो यान में। इस तरह का व्यक्ति था कौन? माता दीन। आगे देखो। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। तो तीसरे नंबर पर कौन आया? हवलदार राम सजीवन। हवलदार राम सजीवन। पहले नंबर पर कौन आया? मुंशी अब्दुल गफूर। दूसरे नंबर पर कौन आया? हवलदार बलभद्र। और तीसरे नंबर पर कौन आया? हवलदार राम सजीवन। भागता हुआ आया और बोला, पेक्टसा, पेक्टसा, एसपी साहब के घर, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। दोस्तों इस लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूरी लाइन आपको ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट है, तीसरे नंबर पर कौन आया? हवलदार राम सजीवन। दूसरा फैक्ट है कि एसपी साहब के घर से क्या मंगवाया था? एड़ी चमकाने का पत्थर। तीसरा फैक्ट है कि एसपी साहब के घर से एड़ी चमकाने का पत्थर मंगवाया है। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? हवलदार राम सजीवन ने कहा। किससे? माता दीन से। ठीक, आगे देखो। माता दीन खुश हुए और बोले, जरूर लेता आऊंगा भाई, जरूर एड़ी चमकाने का पत्थर जरूर लेके आऊंगा चांद पर से। आगे देखो। पृथ्वी के
वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता, हॉर्न क्यों नहीं बजाता। तो चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही माता दिन चांद पे उतरा, वहां पर पुलिस अधिकारी उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। म- माता दिन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के भी स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जहां उसके स्वागत करने के लिए जो अधिकारी आए थे, उनके किसी के भी स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। ठीक। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। उसने सोचा कि ये सब ऐसे ही है, टुच्चे फुच्चे आदमी। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए, एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। यानी जैसे वो यान से उतरता है, उन्हें एक बंगले में ले जाता है। वहां चांद के लोग उन्हें एक बंगले में ले जाते हैं, चांद के अधिकारी, और कहते हैं कि यहीं पर आप ठहरना। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। कितने दिन आराम करने के बाद? एक दिन आराम करने के बाद। कितने दिन आराम करने के बाद? एक दिन आराम करने के बाद काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? यानी चांद पे जाता है तो बोलता है माता दिन कि आपके मंदिर पुलिस लाइन में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर दिखाई नहीं दे रहा। तो चांद का आईजी कहता है कि हनुमान जी कौन थे भाई, हम तो जानते ही नहीं हनुमान जी को। कौन कहता है ऐसा? चांद का आईजी। कौन बोलता है ऐसे? चांद का आईजी बोलता है ऐसे। कौन बोलता है? चांद का आईजी। आईजी बोलता है कि हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। तब माता दिन ने कहा कि हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन ऐसे ऐसे उठाकर प्रश्न में दे देगा कि हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है, कौन सी कहानी से है, आपको ध्यान में रखना है। इस तरह प्रश्न इस तरह से भी बन जाएगा, किसका कथन है? माता दी ने कहा था। किससे कहा था? आईजी से कहा था। ठीक। इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। तो कैसा मामला था? एबडक्शन का। और मामला था दफा 362। ठीक। कौन सी धारा लगी थी? दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट ही नहीं रहेगा फिर। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ है। यानी ऐसा जो सिस्टम माता दिन बता रहा है, वो अभी पृथ्वी पर भी चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले गए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। इसमें तैनात कर दिया, टॉन ड्यूटी में। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेकर आया हूं, आप उनसे देख के मूर्तियां बनवा दो और हर पुलिस लाइन में एक एक मूर्ति लगवा दो। ऐसा कौन बोलता है? इंस्पेक्टर माता दी। दोस्तों, इस कहानी में आपको ध्यान में रखना है, एबडक्शन का शब्द एक तो ये आया है और दफा 362 का जिक्र किया गया है। ठीक। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद के हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। फिर माता दी ने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर तो दिखाओ भाई। दूसरे नंबर पर क्या दिखाया? तनख्वाह का रजिस्टर। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500। सिपाही को कितने रुपए देती थी चांद की सरकार? 500। हवलदार को कितने देती थी? 700। और थानेदार को कितने देती थी चांद की सरकार? 1000 रुपए। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों ये तीनों ही। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। सिपाही को कितने मिलते थे? 500। हवलदार को कितने मिलते हैं? 700। और थानेदार को कितने मिलते हैं? 1000। ठीक। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चांद पर पुलिस को किस कैटेगरी के हिसाब से कितने पैसे मिलते हैं, इसका ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इतने पैसे मिलने पर माता दिन बोलता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, इतनी तनख्वाह क्यों देते हो भाई तुम पुलिस वाले को? आखिरकार पुलिस क्यों अपराधी क्यों पकड़ेगी, नहीं इतनी तनख्वाह मिल रही है तो? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। तो पृथ्वी पर सिपाही को कितने देते हैं? 100 रुपए। और इंस्पेक्टर को कितने देते हैं? 200 रुपए। ठीक। तो दूसरे नंबर का काम वो क्या करता है कि सबकी तनख्वाह घटवा देता है। पुलिस मंत्री ने पुलिस मंत्री बेचारा जैसे जैसे कहता जा रहा था माता दिन, वैसे वैसे करता गया। तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर हुए थे। यानी पहले तो महीनों में एक केस होता था और अब एक महीने में 30 केस हो जाते हैं। तो इसे देखकर पुलिस मंत्री खुश हो गया। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने तो भाई क्रांति ला दी। बहुत केस हो रहे हैं यहाँ पर, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ केस फाइल बनती जा रही है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके भी सक्षमता ला देता है। आधी समस्या हल हो गई थी। कब हल हो गई? जब तनख्वाह कम करने के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने लगी, तब आधी समस्या हल हो गई थी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। तो मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था लास्ट में। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं, यानी उसकी जांच करके बताए। एक दिन आपसी मारपीट में, तो वह व्यक्ति कैसे मरा था? आपसी मारपीट में। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, कैसे मरा था वो व्यक्ति? आपसी मारपीट में। एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए कि केस का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। ये कत्ल का केस है। माता दिन बोलता है कि ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस पक्का होना चाहिए। तो किसके केस में एविडेंस पक्का होना चाहिए? कत्ल के केस में। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किए जाएगा सर। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? तो मातादीन तो था ही उल्टी खोपड़ी का। वह काम को हमेशा टेढ़े तरीके से करना चाहता था। चाहे उसका परिणाम जो भी हो, उसको परिणाम की चिंता नहीं थी, बस उसको काम करने की चिंता थी। परिणाम जो कुछ भी हो वो उसकी चिंता नहीं करता था माता दीन। ठीक। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर उसे अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध भी करता है वो। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। यानी वर्तमान में जो सरकार है वह उसकी विपोजिट अपोजिट जो सरकार है उसका आदमी है। तो माता दीन ने बोला कि अपोजिट पार्टी वाला है, इसके ऊपर खून का केस लगा देंगे तो अभी सरकार भी हमारा साथ देगी। इस प्रकार वह दूसरे भले व्यक्ति पर केस ठोक देता है कि भाई तूने कत्ल किया है इस आदमी का। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। किसे? उस भले आदमी को। उस भले आदमी को फौरन गिरफ्तार करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवाया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, पर माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। तब माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह पर क्यों गए? तब उसने जवाब दिया कि मैं झगड़े की जगह पर नहीं गया,
झगड़े की जगह पे नहीं गया, मेरा मकान वहां है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब माता दी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा है, और यह भी पक्का है कि कोई कातिल है उसका, कि यह भी पक्का है कि किसी एक को सजा होनी है। सवाल है, देखो आदमी, सवाल है किसको सजा होनी है। देख, माता दिन कहता है कि किसी ने तो उसको मारा है तभी वो मरा है, किसी को कातिल, कोई तो कातिल है उसका, और किसी को सजा तो देनी है। लेकिन सवाल है कि सजा किसको देनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। तो पुलिस पर कौन सा सवाल महत्व नहीं रखता कि किसको सजा होनी चाहिए। बस ये अहम सवाल है पुलिस के लिए, तो किसी को तो सजा होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसको सजा होनी चाहिए, किसी को भी सजा हो जाए लेकिन सजा हो, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम रहता है। ठीक, आगे देखो। किसी पर तो साबित होना चाहिए, कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी। यानी इतना, ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है, या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। तो ऐसा कौन सोचती है? पुलिस सोचती है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, उसमें उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पुलिस का मानवतावाद क्या है कि हम मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं करते, उस सब में उसी परमात्मा का वास है। चाहे कत्ल करने वाले को सजा हो, चाहे बचाने वाले को सजा तो होनी उसी को है। इस प्रकार का तर्क कौन देता है? माता दीन। आगे देखो, दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर इस पर, इसको डालो जेल में। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं आपकी इस करतूत से। ऐसा कौन बोल के? चांद की पुलिस। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है। किस काम में? कि बेकसूर को सजा दिलवाने में, बेकसूर आदमी को सताने में शुरू शुरू में शर्म आती है, लेकिन आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। यानी अभी तो तुम्हें बेकसूर को सताने में शर्म आ रही है, लेकिन आगे आगे तुम्हारी ऐसी आदत हो जाएगी कि कोई बेकसूर जा रहा है और उसको सताया नहीं तो खुद को शर्म आने लगेगी, ऐसी आदत हो जाएगी आपकी। हर चीज का जवाब है माता दीन के पास। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें भाई, ये सब ऊपर से हो रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ऊपर से हो रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ऊपर से हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों इस कहानी का, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि सब ऊपर से हो रहा है, ये मुहावरा कौन सी कहानी में है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। आगे देखो, कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। मातादीन बोले कि एसपी भी कह देंगे सब ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी के पास जाएंगे तो आईजी भी कह देंगे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे तो पुलिस मंत्री भी कह देंगे भैया मैं क्या करूं, सब ऊपर से हो रहा है। तब वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूं पर वह निर्दोष हैं, पर सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, तो मार्टिन कहता है तब क्या?
तब किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचाता चला आ रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह उठा लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिले? कोतवाल ने कहा कि जब उसका मर्डर हुआ ही नहीं तो गवाही कौन देगा? उसको मारते किसने देखा ही नहीं तो उसकी गवाही कौन कौन देगा? कौन गवाह मिलेगा? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? तो माता दीन ने कहा झल्लाकर, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे कि वह है। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो मर्डर को होता देखता है, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। आगे देखो। कोतवाल ने कहा, ऐसा क्यों? कोई कहेगा। माता दी ने कहा, कहेगा? समझ में नहीं आता? कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे, चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह, फलानी जगह वारदात होने वाली है और वहां वह पहले से ही पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को बुला लिया जाता है थाने में और 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर हो जाते हैं। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो जाते हैं। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था चोर लुटेरों को देखे बिना उसे। माता दीन का प्रेम उन पर उमड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। चांद के लोग बोल रहे थे कि हमने देखा ही नहीं, हम वहां थे ही नहीं। तो माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था ना तुमने। उन लोगों को लगा कि ये पागल आदमी है भाई, तभी ऐसी उठपटांग बातें कर रहा है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मतो, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो देखेंगे कैसे भाई? माता दीन ने गुर्रा कर देखा और कहा, कैसे देखा? सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो ना, इधर दर्द सबके सब। हर एक काम को कम से कम 10 साल की जेल में डाला जा सकता है। यानी हर किसी को तुमने ऐसे ऐसे अपराध किए कि तुमको 10 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल में जाना चाहते हो? तब घबरा कर वो अपराधी बोलते हैं, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते, हमें बाहर रहना है। तब माता दी ने कहा, तो ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी से मारते देखा देखा है ना? तब वो बोलते हैं, देखा है साहब, देखा है। वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक है, अब जाके तुम में अक्ल आ गई है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? तब ये बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया कि भाई कैसा आदमी है यार ये। होश आया तो माता दी के चरणों पर गिर पड़ा। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। तो उस भले आदमी को कितने साल की सजा हुई थी? 20 साल की। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तो उस भले आदमी को कितने साल की सजा हुई थी? 20 साल की। आगे देखो। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। यानी चांद की पुलिस को सब चीजें माता दी ने सिखा दी थी। कैसे फाइल बना, केस दर्ज करना है, कैसे सबूत ढूंढना है, कैसे गवाह ढूंढना है, सब सिखा दिया चांद की पुलिस को। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव किया। अब 26 साल पहले
पुलिस में। तो माता दिन पुलिस में कब भर्ती हुए थे? 26 साल पहले। कब भर्ती हुए थे? ये फैक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बन जाएगा कि माता दिन पुलिस में कब शामिल हुआ था? 26 साल पहले। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा? वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आता, ताकि मैं भी एक मंत्री की तरह दिखता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की जैसे ही उसने ये सब सिखाया चांद की पुलिस को, तो कुछ दिन तो आराम से निकलते हैं, लेकिन एक दिन चांद की संसद में अचानक एक अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ था। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, कोई डूबते हुए को नहीं बचाता, कोई जलते मकान की आग नहीं बुझाता। ये पंक्तियां कौन सी कहानी में है? ये पंक्तियां इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी कहानी में है ये आपको ध्यान में रखना है। माता दिन को प्रधानमंत्री ने बुलाया, चांद के प्रधानमंत्री ने। माता दिन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा ये कहीं रात से सोए नहीं है। रुआ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं, अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा, जितने दिन के लिए मुझे भेजा है उतने दिन तो मैं यहाँ रुकूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन भी ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, पर यहाँ से जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ऐसी ऐसी बातें फेंकता है माता दीन, और करता क्या है? वही भ्रष्टाचारी व्यक्ति है वो, वही उल्टी खोपड़ी वाला व्यक्ति है वो। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े, जिन्हें यानी अपने गुरुजी तो चले भाई हमें छोड़कर, तो इसलिए रो पड़े हो। एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, हमारे भारत हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे क्या क्या हुए हैं देखिए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। कोई बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, डरता है बाप मर गया तो उस पर ही हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। माता दीन ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। तो माता दीन ने कितनी संस्कृति नष्ट की थी उसकी? चांद की आधी संस्कृति। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे, उन्हें फौरन रामराज में बुला लीजिए, ऐसा किसने कहा? चांद की सरकार ने। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।